वित्तीय प्रबंध के चैप्टर के पश्चात हम इसके सही विकल्पों पर आते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। अर्जित आय के प्रबंध का संबंध है। अर्जित आय कर्मचारी के प्रबंध से, विपणन प्रबंध से, वित्तीय प्रबंध से या प्रशासन से। तो आय का संबंध तो वित्तीय प्रबंध से होता है, पैसे से होता है। इसका उत्तर होगा स। स्वामित्व कोष में सम्मिलित है। स्वामित्व कोष, प्रोप्राइटर्स फंड। जब फंड ऑनर्स के रूप में इकट्ठा होता है तो उसको ऑनर्स फंड बोलते हैं। उसमें समतांश, पूर्वाधिकारी अंश तथा रोके गए लाभ या ऋण पत्र या जन निक्षेप या बैंक से ऋण। तो इसका उत्तर आएगा अ, जिसके अंतर्गत समतांश कंपनी के मालिक, पूर्वाधिकारी अंश भी पूंजी के रूप में ही होते हैं और लाभ भी कंपनी का ही होता है। इसलिए ये जो फंड है ये इन तीनों को मिलाकर के बनता है, इसलिए इसका उत्तर होगा अ। वित्त कितने प्रकार का होता है? 1, 2, 3, 4। 3 प्रकार का वित्त होता है। अल्पकालीन, मध्यमकालीन और दीर्घकालीन। वित्तीय नियोजन में सम्मिलित है पूंजीकरण, पूंजी संरचना, पूंजी का प्रबंध, उपयुक्त सभी। तीनों आते हैं इसके अंतर्गत। पूंजीकरण भी आता है, पूंजी संरचना भी आती है और उसका प्रबंध भी आता है। इसका उत्तर होगा द सभी। स्थायी पूंजी का उपयोग किया जाता है सभी प्रकार की संपत्ति खरीदने में, चल संपत्ति खरीदने में, स्थायी संपत्ति खरीदने में या कच्चा माल खरीदने में। तो स्थायी संपत्ति स्थायी संपत्तियों को खरीदने में ही उपयोग में आती है। तो स्थायी पूंजी का उपयोग स्थायी संपत्तियों को खरीदने में किया जाता है। वित्तीय नियोजन का संबंध है अल्पकालीन, दीर्घकालीन, मध्यकालीन या उपयुक्त सभी। तो नियोजन तो तीनों प्रकार के होते हैं। इसका उत्तर होगा द उपयुक्त सभी। स्थायी पूंजी की अपेक्षाकृत आवश्यकता कम होती है। किसमें? सीमेंट उद्योग में, चीनी उद्योग में, रसायन उद्योग में या जूट उद्योग में। यहां पर उत्तर होगा ब, चीनी उद्योग। उसका कारण है कि सीमेंट उद्योग जो होते हैं उसके लिए बहुत बड़ी बड़ी मशीनें, बहुत बड़ा प्लेस चाहिए रहता है, बहुत ज्यादा स्थायी पूंजी चाहिए। रसायन जो केमिकल इंडस्ट्रीज होती है उसमें भी बहुत ज्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। कॉटन इंडस्ट्री में भी बहुत ज्यादा फिक्स कैपिटल की जरूरत होती है। चीनी इंडस्ट्री में भी जरूरत होती है, पर इन तीनों की तुलना में इसमें कम होती है। वित्त का सबसे सस्ता स्रोत क्या है? पैसे प्राप्त करने का सस्ता स्रोत ऋण पत्र, समतांश, पूर्वाधिकारी अंश या ऋण। सबसे सस्ता स्रोत है ऋण पत्र, डिबेंचर। क्योंकि ऋण पत्र को हर व्यक्ति खरीदता है, क्योंकि इस पे सुरक्षित रहता है पैसा और निश्चित ब्याज मिलते रहता है निश्चित समय पर। पूंजी संरचना को प्रभावित करते हैं आंतरिक तत्व, बाह्य तत्व, दोनों या इनमें से नहीं। तो ये दोनों ही आता है। इसका उत्तर होगा स, दोनों। कार्यशील पूंजी का उपयोग किया जाता है दीर्घकालीन दायित्व के भुगतान में, सभी प्रकार के दायित्व के भुगतान में, आकस्मिक दायित्व के भुगतान में या चालू दायित्व के भुगतान में। तो कार्यशील पूंजी जो होती है वो जो करेंट लायबिलिटीज होती है, चालू दायित्व, उसको भुगतान करने में उपयोग में लाई जाती है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रारंभ में किन अंशों से पूंजी प्राप्त की जाती है? प्रारंभ में मतलब जब आप स्टार्ट करते हैं कोई भी बिजनेस या कोई कंपनी और आपको वित्त की आवश्यकता है तो कौन से अंश जारी करना चाहिए? समता अंश या पूर्वाधिकारी अंश? तो सबसे पहला उत्तर आएगा समता अंश, मतलब इक्विटी शेयर में। कार्यशील पूंजी का उपयोग किन दायित्वों के भुगतान के लिए किया जाता है? तो कार्यशील पूंजी का उपयोग चालू दायित्व, करंट लायबिलिटीज के भुगतान के लिए किया जाता है। आय का प्रबंध करना किसका महत्वपूर्ण कार्य है? तो आय का प्रबंध करना ये वित्त से संबंधित है, ये वित्तीय प्रबंध का कार्य है।
वित्तीय नियोजन का प्रारंभिक बिंदु किसका पूर्वानुमान लगाना है? आप कोई भी फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले हम बिक्री का अनुमान लगाते हैं कि हमारी सेल क्या होगी, पैसा आएगा कैसे। तो इसमें बिक्री का पूर्वानुमान लगाया जाता है। निर्माणी उद्योग में स्थायी पूंजी की अधिक आवश्यकता होती है। जो भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होती है ना, बहुत अधिक मात्रा में स्थायी पूंजी की आवश्यकता होती है। व्यवसाय में पूंजी के स्वरूप को क्या कहते हैं? व्यापार में पूंजी का जो स्वरूप होता है उसको पूंजी संरचना, कैपिटल स्ट्रक्चर कहते हैं। चालू संपत्तियों का योग, जो करंट एसेट्स होती है उनका टोटल कार्यशील पूंजी कहलाता है, वर्किंग कैपिटल। व्यवसाय के दैनिक संचालन एवं रख रखाव हेतु आवश्यक पूंजी को कार्यशील पूंजी कहते हैं। बार बार हम देख रहे हैं दैनिक जीवन के लिए, दैनिक संचालन की जिसकी आवश्यकता होती है वो कार्यशील पूंजी कहलाती है। वित्तीय प्रबंध में लोचशीलता होनी चाहिए, क्या आवश्यकता अनुसार उसको कम ज्यादा किया जा सके। लाभ का जो भाग व्यवसाय हेतु बचा लिया जाता है वह स्वामियों के कोष का पुनर्विनियोग कहलाता है। लाभ का जो भाग व्यवसाय हेतु बचा लिया जाता है, जो लाभ होता है, लाभ में से सारी व्यवस्था करने के बाद अगर वो लाभ व्यापार में वापस अगर लगा दे तो उसको पुनर्विनियोग कहा जाता है। अब हम इसके सत्य असत्य पर चर्चा करते हैं। वित्तीय नियोजन वर्तमान से संबंधित होता है, नियोजन तो भविष्य से संबंधित होता है, इसलिए यह कथन असत्य है। पूंजी संरचना में कार्यशील पूंजी को सम्मिलित किया जाता है। जब पूंजी संरचना कैपिटल स्ट्रक्चर होता है ना, उसके अंदर हम समतांश, पूर्वाधिकारी अंश, ऋण पत्र इत्यादि को शामिल करते हैं, कार्यशील पूंजी को नहीं। तो कार्यशील पूंजी को पूंजी संरचना में शामिल करते हैं, यह कथन असत्य है। पूंजीकरण कोषों की मात्रा का प्रतिनिधित्व करते हैं, बिल्कुल। पूंजीकरण से फंड जो है रिप्रेजेंट होते हैं हमारे, इसलिए यह कथन सत्य है। वित्तीय प्रबंध ही वित्तीय नियोजन का पर्यायवाची है। तो वित्तीय प्रबंध और वित्तीय नियोजन में अंतर होता है। वित्तीय प्रबंध तो हर क्षेत्र में प्रबंध करना वित्त का, पर नियोजन प्लानिंग होती है, पूर्व अनुमान होता है, इसलिए यह कथन असत्य है। पूंजी संरचना का आशय स्थायी पूंजी से होता है, बिल्कुल सही, क्योंकि इसमें कार्यशील पूंजी को सम्मिलित नहीं करते हैं, मतलब जो स्थायी पूंजी होती है उसी से संबंधित होता है। वित्तीय संबंध प्रबंध सामान्य प्रबंध का एक अंग है। वित्तीय प्रबंध सामान्य प्रबंध का एक अंग है, सही, सत्य। जिस प्रकार अन्य प्रबंध करते हैं वित्त का भी प्रबंध करना पड़ता है। पूंजी संरचना का संबंध कोषों की किस्म से होता है, बिल्कुल सही। किससे, कैसे अलग अलग फंड हम डिसाइड करते हैं, यह हमारी कैपिटल स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है। तरलता बनाए रखना वित्तीय प्रबंध का उद्देश्य नहीं है, गलत। तरलता तो बनाए रखना इसका उद्देश्य होता है कि एक निश्चित पूंजी तो आपको हमेशा होनी चाहिए संरचना के लिए। स्थायी संपत्तियों की व्यवस्था दीर्घकालीन कोषों से की जाती है, बिल्कुल सही। और वृहद उपक्रम में स्थायी पूंजी की अधिक आवश्यकता होती है, यह भी बिल्कुल सही है। जितना बड़ा उद्योग उतनी ज्यादा स्थायी पूंजी की आवश्यकता होती है।